आपको भी ऑल इंडिया बार एग्जाम से डर लग रहा है? आप किसी भी हाल में इस एग्जाम को फेल नहीं करना चाहते हैं, तो यू आर एट द राइट प्लेस, बिकॉज आज मैं उन बेसिक टिप्स के बारे में बताने वाली हूँ। आज मैं एक मूल मंत्र देने वाली हूँ जिसे फॉलो करके आप इस एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज श्रेया पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लॉ एट चैनल। इट डजंट मैटर आपने लॉ स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है, क्योंकि इस एग्जाम को क्लियर करने का एकमात्र मूल मंत्र है कि आपको बुक में से सही आंसर खोजना है। जी हाँ, आपके हाथ में बैरेक्ट रहने वाली है, आपके सामने क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, तो क्या आप सिर्फ अपने बैरेक्ट से खोज कर सही आंसर नहीं निकाल सकते हैं? 100 में से 45% लाना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप इन टिप्स को फॉलो करें। और सबसे पहली बात है कि आपको इंडेक्स का इस्तेमाल करना है। यूज इंडेक्स वेरी ऑफन, बिकॉज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सेक्शन बेस्ड आते हैं। सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको इंडेक्स के पास ही जाना है। आप इंडेक्स में आंसर की जो फोकस करिए, आप मेन आंसर की पे, मतलब जो कीवर्ड्स होते हैं, राइट, कीवर्ड्स पर आपको फोकस करना है। कीवर्ड्स आप हाईलाइट करके जाइए अपने बैरेक्ट में पहले से। इंपॉर्टेंट सेक्शंस को मार्क कर लीजिए और जो डेफिनेशन के सेक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछ दिया गया कि सीआरपीसी में प्लेस की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, तो आप प्लेस की डेफिनेशन के लिए आप सेक्शन 2 के सारे क्लॉजेस को तो नहीं पढ़ने वाले हैं। तो डेफिनेशन क्लॉज जो होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा गया है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। तो अगर आपको पता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर है तो आप डायरेक्ट पी के पास जाएंगे। ए बी सी डी, अब सारे तो नहीं क्लॉजेस पढ़ने वाले हैं। अब पूछ लिया गया कि डिग्री की डेफिनेशन का है, तो ए बी सी डी, डिग्री तो डी स्टार्टिंग में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सीपीसी की बैरेक्ट खोलेंगे, सेक्शन 2 के क्लॉज 2 में आपको डिग्री की डेफिनेशन मिल जाने वाली है। लेकिन अब सीपीसी में भी कितने सारे डेफिनेशन दिए हुए हैं, अगर आपको पता नहीं रहेगा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर है तो आप सारे उसमें खोजते रह जाएंगे। इसलिए मार्क माई वर्ड की सबसे पहली बात यह है कि जो डेफिनेशन क्लॉज होते हैं मोस्टली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहते हैं। और ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप इंडेक्स पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ आप डेफिनेशन क्लॉज पढ़कर जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एसेंशियल्स एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम दी सेक्शन। ठीक है, अगर आपने एक बार सेक्शन से एसेंशियल्स को एक्सट्रैक्ट करना सीख लिया, तब आपको कंसेप्ट में भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि कंसेप्ट हमारा बैरेक्ट में दिया हुआ रहता है। अगर हम सेक्शन पढ़ रहे हैं, हमने थेफ्ट की डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन से हमें पता चल जाने वाला है कि सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की थेफ्ट हो सकती है या फिर इमूवेबल की भी हो सकती है। तो अगर आपको एसेंशियल्स एक्सट्रैक्ट ही करना नहीं आएगा तो आप खोजते रह जाएंगे कि कहां पर मूवेबल वर्ड दिया है, कहां इमूवेबल वर्ड दिया है। आपसे अगर पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस कितने दिनों तक कस्टडी में रख सकती है किसी पर्सन को, अब पुलिस कस्टडी हो या जुडिशियल कस्टडी हो, इन चीजों के बारे में पूछा जा रहा है, तो दीज आर द की एसेंशियल्स ना। तो एसेंशियल्स को आप हाईलाइट कर लीजिए पहले ही, तो आप अपने सामने जैसे ही बैरेक्ट खोलेंगे आपकी नजरों के सामने आंसर होगा। आपको खोजना नहीं पड़ेगा कि आप पेज पलट रहे हैं, आप आंसर्स खोज रहे हैं, उनकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, आपने एसेंशियल्स हाईलाइट कर लिया है। तो पूछा अगर जाएगा आपसे कि जो सेक्शन 110 है, ओके, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, ठीक है, उसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए सेक्शन 110 ऑफ सीआरपीसी में कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात हो रही है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात हो रही है, या आपसे पूछ लिया जाए कि हम जब उसमें 3 साल के लिए बॉन्ड भरवा रहे हैं या 1 साल के लिए बॉन्ड भरवा रहे हैं, तो ये सारे की एसेंशियल्स होते हैं, आपको इसको अंडरलाइन करना है। तो ना आप वहां टाइमिंग में प्रॉब्लम आपको होने वाली है, ना ही आपसे कोई बॉडी के बारे में पूछा जा रहा है कि जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यहाँ पर बॉन्ड भरवाते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कहीं मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जा रहा है तो आप वहां बता सकते हैं। सारे अंडरलाइन होने चाहिए आपके की एसेंशियल, ठीक है। और कुछ इसमें क्वेश्चंस हो जाते हैं डॉक्ट्राइन्स के क्वेश्चंस जैसे होते हैं। टीपीए में कई सारे डॉक्ट्राइन्स के क्वेश्चन है, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्यूमुलेशन आ जाएगा, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो पूछा जाएगा कि हाँ कौन से सेक्शन में डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेलरेशन है बताइए। तो ये प्रॉब्लम होती है कि बैरेक्ट में नहीं दिया रहता है इसका आंसर, तो इससे आप क्या करिए कि वहां बगल में लिख लीजिए, सेक्शन के बगल में आप लिख लीजिए कि कौन सी डॉक्ट्राइन है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, आपके सामने बैरेक्ट है और क्वेश्चन पेपर है, तो ईदर यू नो द आंसर और यू डोंट नो, ठीक है, इन दोनों में से ही तो कुछ होने वाला है। इफ यू नो द आंसर तो आप उसे टिक करिए और फटाफट आगे बढ़िए, क्योंकि जो क्वेश्चंस इजी होते हैं खोजने में,
आप अपना फर्स्ट हाफ उसमें दीजिए। जितने भी इजी क्वेश्चंस हैं, सबसे पहली बात, इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं, ठीक है? तो इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन सारे कर लीजिए। उसके बाद अगर आपने मेरी टिप फॉलो करी है कि हाँ हमने कीवर्ड्स तो हाईलाइट करे हैं मैम, आप कीवर्ड्स हाईलाइट करके जा रहे हैं तो आपके कंसेप्ट की प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है। अदरवाइज मैं उन क्वेश्चंस को थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस में डाल देती हूँ, क्योंकि आपको पता रहता है कि आंसर डायरेक्ट में है, लेकिन उन्हें खोजने में टाइम लग रहा है हमें, क्योंकि हमने एसेंशियल्स पर ध्यान ही नहीं दिया कभी, तो वो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो उसे आप सेकेंड हाफ में करिए। पहले आप इंडेक्स बेस्ड कर लीजिए क्योंकि सबसे इजी वो होने वाला है। उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को करिए जिनके की एसेंशियल्स आपने हाईलाइट करके नहीं गए थे। हमारे बताने के बाद भी अगर आपने उनमें सही आपने टिक नहीं करा है, आपने जो टाइम है, डेज है, या जुडिशियल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, या ये सारी चीज को अगर आपने हाईलाइट नहीं करा है कि किस बारे में पूछा जा रहा है, जैसे हमने अगर बोला कि एक मजिस्ट्रेट जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं आपका कन्फेशन या स्टेटमेंट, तो वहां अगर पूछ दिया जाए कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सिर्फ कर सकते हैं, अगर आपने एसेंशियल्स हाईलाइट करा है तो यू नो द आंसर, और आपने नहीं करा है तो आपको टाइम लगने वाला है। और कुछ बच्चे जो थोड़े तेज होते हैं उन्हें टाइम भी लगता है लेकिन वो तभी भी सॉल्व कर लेते हैं, और कुछ होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये सॉल्यूशन है कि आपको घर से ये अंडरलाइन करके जाना पड़ेगा, ठीक है? कई सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे डॉक्ट्राइन्स के जो क्वेश्चंस होते हैं या केस लॉज के क्वेश्चंस होते हैं, या टॉर्ट का हम एग्जांपल ले लें, मुस्लिम लॉ का एग्जांपल ले लें, तो इन मामलों में आपको बैरेक्ट में आंसर नहीं मिलने वाला है। मुस्लिम लॉ की बैरेक्ट नहीं है, टॉर्ट की बैरेक्ट नहीं है, केस लॉज के लिए बैरेक्ट में आपको नहीं आंसर मिलने वाला, डॉक्ट्राइन्स के लिए भी नहीं मिलने वाला, तो उसमें तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो टेक दैट रिस्क। आपको यहाँ पर कोई फियर नहीं है नेगेटिव मार्किंग का। आपको पता है नेगेटिव मार्किंग होने वाली नहीं है, आपको 50-50 भी आंसर पता है, तो यू शुड टेक दैट आंसर। तो डॉक्ट्राइन, केस लॉज, टॉर्ट, मुस्लिम लॉ, इन सारे मामलों में तो यू हैव टू टेक द रिस्क, ठीक है? या तो आपको पता है या तो नहीं पता है, तो इस तरह से ये सारी चीजें सॉल्व होती है, ठीक है? इसके बाद आपको अपना टाइम डिवाइड करना है। इजी क्वेश्चंस आपको पहले सॉल्व कर लेना है कि फटाफट जितने इजी क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लें। क्या पता 50 क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो, तब तो हम यहीं पर एग्जाम क्वालिफाई कर गए सिर्फ इजी क्वेश्चंस करके, ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा बैरेक्ट का इस्तेमाल करना है। आपको ये ऑप्शन मिला है बैरेक्ट यूज करने का, वो तो ऑप्शन ही इसलिए मिला है ना कि आप इस्तेमाल करें उसका। अपने साथ आपको सारे बैरेक्ट्स लेकर जाने हैं। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो काफी इंटेलिजेंट होते हैं, या लॉ स्कूल में उन्होंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करी होगी और उन्हें बैरेक्ट्स की जरूरत नहीं है, तो वो क्या करते हैं, जो मेजर बैरेक्ट्स होते हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन या क्रिमिनल लॉज हमारे, या सीपीसी, ये 2-4 बैरेक्ट वो ले लेते हैं और चले जाते हैं एग्जाम देने, और उनका एग्जाम क्वालिफाई हो भी जाता है, नो डाउट। लेकिन अगर आप उस लेवल के अभी नहीं गए हैं कि आप बिना बैरेक्ट के आंसर बना सकें, क्योंकि ये बात सबको पता है कि आप अभी न्यूली ग्रेजुएट हुए हैं, और साथ ही साथ इस साल तो नए क्रिमिनल लॉज भी डाल दिए गए हैं, तो सबको पता है कि बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो एक बात, क्रिमिनल लॉज से तो आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, इजी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फ्रॉम द न्यू क्रिमिनल लॉज, ठीक है? तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप बैरेक्ट ही लेकर नहीं जा रहे हैं। आप कोशिश करिए सारे के सारे बैरेक्ट्स लेकर जाएं। कुछ बैरेक्ट्स हो सकते हैं कि आपने अपने लॉ स्कूल में नहीं खरीदा होगा, तो उसमें आप क्या करिए कि जो हमारे ऑफिशियल गेजेट पे बैरेक्ट रहती है उसकी प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और वही लेकर चले जाइए। ये एक तरीका है कि आप ये भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास सारे बैरेक्ट्स हैं तो आप बैरेक्ट्स लेकर जा सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आपको टाइम डिवाइड करना है, इजी क्वेश्चंस पहले करना है, बैरेक्ट का तो हर हाल में इस्तेमाल करना है, और डिफिकल्ट क्वेश्चंस आराम से बाद में करने हैं, ठीक है? और क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं रह जाएंगे अगर आप उसमें एसेंशियल्स अंडरलाइन करके जा रहे हैं। उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन के नाम पे आपके हाथ में सिर्फ डॉक्ट्राइन्स रहने वाले हैं, केस लॉज रहने वाले हैं, या फिर टॉर्ट और मुस्लिम लॉ के कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ठीक है? अदरवाइज सारे क्वेश्चंस बन जाने वाले हैं। इसके बाद आपको सबसे महत्वपूर्ण काम ये करना है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। किसी भी हाल में आप एक भी क्वेश्चंस मत छोड़ कर आइएगा। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं कि आपने 50, 55 या 60 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और उनमें से आपको श्योर एकदम लग रहा है कि हाँ 45 क्वेश्चंस तो बन ही जाएंगे, फिर भी रिस्क क्यों लेना? आपके पास ये मौका है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके एग्जाम में, तो आप सारे क्वेश्चंस को टिक करके आइए। कई सारे क्वेश्चंस होंगे जिन पर आपको रिस्क लेना पड़ रहा है, 50-50 आपको पता है, या 60-40 भी अगर आपको पता है, या
बहुत ही कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिसका आपको अंदाजा ही नहीं है इसका क्या आंसर होगा, क्योंकि जैसे केस लॉज के क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट में तो आपको मिलने वाले नहीं है। तो समटाइम्स हो सकता है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे हैं, आप जरा भी तुक्का भी नहीं लगा पा रहे हैं कि कौन सा आंसर इसका सही हो सकता है। उसमें भी आप टिक करिए, कुछ भी टिक कर दीजिए, लेकिन टिक करिए। क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है, 100 के 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या पता आप कई सारे जो ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको अंदाजा भी नहीं था और आपने टिक कर दिया, क्या पता उसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपके सही हो जाएं। ठीक है, किसी भी हाल में आपको रिस्क नहीं लेना है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच यू हैव टू डू। मैंने बता दिया, अगर बुक में सही आंसर खोजना आ गया तो हर हाल में आप इस एग्जाम को निकाल लेने वाले हैं। भले आप अपने लॉ स्कूल में पढ़े हो या अच्छे से नहीं पढ़ाई करी हो, या फिर किसी भी बात की अगर आपको टेंशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप इस एग्जाम को लेकर किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके टिप्स, ये सारी चीजें आप थोड़ा फॉलो कर सकते हैं टू इम्प्रूव योर प्रिपरेशन। और साथ ही साथ मैं एक बात बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पर ऑल इंडिया बार एग्जाम की फ्री कोर्स लेकर आने वाली हूँ। मैं सारे टॉपिक्स को टच करने वाली हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैं ये सारी चीजें आपको डायरेक्ट से पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि डायरेक्ट आप एग्जाम में लेकर जाने वाले हैं। तो आप डायरेक्ट पहले ही अगर पढ़ लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है। मैं अलग से कोई भी नोट्स का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ, ना ही मैं किसी बोर्ड का इस्तेमाल करने वाली हूँ कि आपके सामने लिख लिख कर आपको पढ़ाऊं। मैं सिर्फ डायरेक्ट से पढ़ाने वाली हूँ। तो दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू कि आप डायरेक्ट में लोकेट कर पाएंगे। मैं आपको की एसेंशियल्स बता दूंगी, क्या क्या चीजें आपको हाईलाइट करके एग्जाम में जाने हैं, किन किन डॉक्ट्रिन्स पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारे डॉक्ट्रिन्स मैं आपको नोट डाउन करवा देने वाली हूँ। तो आपके लिए ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप खुद से पढ़ सकते हैं, आप कहीं कोचिंग या किसी और जगह से, जहां से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस तरह से भी आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो मैंने बताया ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है फॉर सर्चिंग द आंसर इन योर डायरेक्ट। आई होप दीज टिप्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।